Hello everyone, welcome back to the channel after a long time. And today we will discuss inventory control. तो बहुत सारे शायद आप में से सोच रहे होंगे कि भाई ये बोरिंग टॉपिक है, ठीक है, और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। रेयर क्वेश्चंस हालांकि पूछे जाते हैं JKSSB में, एंड आगे भी चांसेस है कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस जो है वो रेयरली ही पूछे जा सकते हैं। बट फिर भी अगर कोई इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से तो वो हमसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि यहाँ पे वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, ठीक है, अबाउट द इन्वेंटरी कंट्रोल, एंड आई विल आल्सो शेयर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कि जिसके बाद कोई भी जो है गुंजाइश नहीं रहेगी इसमें, इन्वेंटरी कंट्रोल में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एंड एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम उसको ईजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर जो है वो एंड तक देखो, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री कंट्रोल हम शुरू करते हैं। इन्वेंट्री सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और गुड्स स्टोर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और रिमेनिंग आइडल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी इन्वेंट्री जो है तो वो डिफाइन होती है उन इकोनॉमिक गुड्स की क्वांटिटी या इकोनॉमिक रिसोर्सेज की क्वांटिटी जो हम स्टोर करके रखते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी हमारे पास हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, मशीनरी होती है या जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, ठीक है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो एग्रीगेट्स है, चाहे वो पाइप्स है, ठीक है, कोई भी इस तरीके के जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, तो उनको हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम इन्वेंट्री बोलेंगे, ठीक है। दीज आर द इन्वेंट्रीज जिनको हम बिल्कुल होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब होल्ड क्यों करके रखते हैं, हम स्टोर क्यों करके रखते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है, ठीक है, यानी बाइंग कॉस्ट जितना भी एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम हो, ताकि हम चीज़ें जो है वो एक लिमिट में अपने पास ऑर्डर करके रखें, ठीक है। उतना ही जो है हम स्टोर करके रखें जितना हमें इस आगे जाके जो है कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। उससे अलावा क्योंकि उससे खर्चा बढ़ जाएगा अगर हम एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोर करके रखते हैं जिनका हमारे ठीक है बाद में यूज़ नहीं होगा, तो उनका कॉस्ट जो है वो हमें फालतू में देना पड़ेगा। तो इस तरह के फालतू की चीज़ें, ठीक है ना, फालतू के जो कॉस्ट्स होते हैं इनको मिनिमाइज़ करने के लिए हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, ताकि राइट टाइम पे हमें राइट मटेरियल जो है हमारे पास अवेलेबल हो, राइट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ठीक है। ये बेसिक एम होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का। तो मतलब इसी प्रोसेस को हम फिर इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं, इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखना, ठीक है, ताकि बेसिक एम तो वही है कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए हमारा। तो अगर हमारे पास प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होगा, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक मशीनरी है हमारी, ठीक है, और उसमें उसकी जो मेंटेनेंस चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि लुब्रिकेंट्स हो गए, फ्यूल हो गया उसके लिए, तो वो भी एक तरीके से इन्वेंट्री है, ठीक है। वो हालांकि इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में आती है हमारी, बट दैट्स आल्सो एन इन्वेंट्री। जो फ्यूल वगैरह है वो भी एक इन्वेंट्री है। तो मशीनरी हमारे पास है, अभी मशीनरी जो है मान लीजिए एक्सकेवेटर है, वो भी काम कर रहा है हमारे साइट पे, तो इसके लिए हमने फ्यूल जो है ना वो स्टोर करके रखना है, ठीक है। वी हैव टू स्टोर द फ्यूल फॉर दैट मशीनरी, ताकि वो स्मूथली जो है वो वर्क करे, वर्क फ्लो जो है हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन अगर सडनली क्या होता है कि उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास
एनफ फ्यूल जो है एनफ क्वांटिटी में, जितना हमें उस दिन के लिए चाहिए या उस काम को ख़त्म करने के लिए चाहिए, वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो कम है। तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट की जो ये जो शेड्यूल है वो अल्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका काम रुक जाएगा, फ्यूल आपके पास पूरा अवेलेबल नहीं है, तो मशीनरी काम नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो अपना पूरा काम ख़त्म नहीं कर पाएगी, तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा, ठीक है। अब जब तक आपको फ्यूल ठीक है, लाने में जितना आपका टाइम जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम तक जितना आपका काम होना था, जो शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है, काम होना था, वो नहीं हो पाएगा और प्रोजेक्ट जो है वो शेड्यूल से उतर जाएगा, ठीक है। तो इससे पूरी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में गड़बड़ हो जाएगी, और जो कॉस्ट्स है कुछ, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट्स भी आपके लग सकते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। एंड इट इज़ बेसिक नीड ऑफ द एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब हम अगर कुछ वेरिएबल्स की बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में, तो जैसे कि रॉ मटेरियल्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, जैसे कि मैंने बताया मशीनरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, दीज आर बेसिकली द वेरिएबल्स इन द इन्वेंट्री कंट्रोल। सेमी फिनिश्ड गुड्स की एग्जांपल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, यानी जिनको आगे जाके और भी ठीक है ना, आगे जाके उनके साथ जो है वो और भी कुछ प्रोसेस होती है, फिर वो फाइनल एंड प्रोडक्ट निकल के आती है। क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली जो है वो बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज वगैरह में बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। एंड इट्स आल्सो एसोसिएटेड, एंड इट्स यूज्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लेंगे कि जैसे कि आटा होता है, ठीक है, अभी जब फैक्ट्री से आटा निकल के आता है ना, मिल से जब आटा, ठीक है, निकल के आता है, फ्लोर जिसको हम कहेंगे, तो वो अभी सेमी फिनिश्ड गुड है, ठीक है, दैट्स अ सेमी फिनिश्ड गुड। क्योंकि आगे जाके सपोज उस आटे की जो है वो कुछ चीज़ें बेकरी की चीज़ें बननी है, ठीक है, तो फाइनल एंड प्रोडक्ट उसका वो होगा फिर, ठीक है, जो आप बेकरी शॉप में देखोगे, चाहे वो केक हो, चाहे वो बिस्किट हो, कुछ किसी भी तरीके का चीज़ हो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, तो दैट विल बी द एंड प्रोडक्ट। लेकिन ये जो अभी आटा है ना, दैट इज़ बेसिकली द सेमी फिनिश्ड गुड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, और जो फिर उसका एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ द फिनिश्ड गुड। अब इन्वेंट्रीज को अगर हम क्लास पे करते हैं तो, ठीक है, तो दो मेजर डिविजन्स में क्लास पे करते हैं, एक होती है इनडायरेक्ट इन्वेंट्री, एक होती है डायरेक्ट इन्वेंट्री। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज है वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट के इंटीग्रल पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है ना, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट का एक हिस्सा होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर हम सीमेंट लेते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जब सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद वो बैग्स में निकल के आता है, ठीक है, तो ये जो एक सीमेंट बैग है हमारे पास 50 kg का, दिस इज़ द फाइनल एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये इसमें जो रॉ मटेरियल्स हमने यूज़ किए, ठीक है, जैसे कि लाइम है, सिलिका है, या जितने भी रॉ मटेरियल्स लाके, जिप्सम वगैरह हमने लाके इसमें, ठीक है, ग्राइंडिंग करी, और फाइनल एंड प्रोडक्ट जो 50 kg का सीमेंट बैग हमारे पास निकल के आ गया। अभी जो 50 kg का सीमेंट बैग है, लाइम जो है ना वो इसका अब क्या है, वो इंटीग्रल पार्ट हो गया, ठीक है, दैट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट वेरी प्रोडक्ट। तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ द डायरेक्ट इन्वेंट्री, है ना। जो लाइम है वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट इन्वेंट्री हो जाएगी, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट का आपका क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। तो इन चीज़ों को हम, इन ऐसे ऐसे रॉ मटेरियल्स जो हमारे पास होते हैं, इनको हम डायरेक्ट इन्वेंट्रीज कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो कि रॉ मटेरियल्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने फ्लोर की एग्जांपल अभी आपको दी, तो ये आपके हो जाते हैं डायरेक्ट इन्वेंट्रीज, ठीक है, ये डायरेक्ट इन्वेंट्रीज है। और इसके अलावा जो हमारे पास फ्यूल है, ठीक है, जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स है, ल्यूब्रिकेंट्स है,
जो मशीनरी वगैरह ठीक है ना, इन्वेंट्रीज को मेंटेनेंस, उनकी मेंटेनेंस में काम आते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज में आपके आएंगे, ठीक है, दैट विल बी द इनडायरेक्ट इन्वेंट्री. So inventory controls a planned scientific approach by which we decide when to purchase, how much to purchase and how much to store so that the cost is minimum. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये एक planned scientific approach होता है इन्वेंट्री कंट्रोल, जिससे हम ये चीज़ डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कितना ख़रीदना है, ठीक है ना, हमें कब ख़रीदना है और हमें कितना जो है ना उसमें से स्टोर करके रखना है, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, ठीक है. क्योंकि हमें, जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे हमें चीज़ें खरीदनी है, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, वहाँ पे चीज़ें स्टोर भी करनी पड़ेंगी, ठीक है. और अगर हम एक इकोनॉमिक क्वांटिटी में चीज़ों को खरीदते हैं, चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, तो उससे एक ओवरऑल कॉस्ट जो है ना प्रोजेक्ट का वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है. तो उससे वो पूरा खर्चा जो है वो क्या क्या कहते हैं, लिमिट में रहेगा. और हम, ठीक है, इन प्रॉपर इन्वेंटरी कंट्रोल से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई हमें किस वक्त कौन सी चीज़, ठीक है, कौन से टाइप ऑफ एग्रीगेट्स या कौन सा मटेरियल, सीमेंट वगैरह या जो भी है, कब हमें ख़रीदना है और कितना हमें ख़रीदना है और उसको कितना स्टोर करके रखना है, ताकि आगे जाके हमें ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट टाइम पे शॉर्टेज फेस नहीं करनी पड़े, ठीक है, शॉर्टेज हमें फेस नहीं करनी पड़े. उसके लिए हमें राइट क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल को स्टोर करके रखना है, ठीक है. ये चीज़ हमें कौन बताती है? तो दैट इज़ द प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है. तो ये चीज़ें प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल से ही पॉसिबल होती है. एंड एट द सेम टाइम देयर शुड बी नो इंटरप्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना. तो इसलिए इसके लिए भी जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल हमें हेल्प करती है. यानी कि अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन चल रहा है, मान लो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो अगर रॉ मटेरियल्स राइट क्वांटिटी में पहले स्टोर नहीं किए गए होंगे, तो सीधी सी बात है, अचानक से जो क्या होगा, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो इंटरप्ट हो जाएगी. क्योंकि रॉ मटेरियल अगर अचानक ख़त्म होता है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है हमारे पास, तो आगे प्रोडक्शन का काम कैसे चलेगा, ठीक है, तो वो रुक जाएगा वहाँ पे. तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन में भी कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए. उसके लिए प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो की जाती है, ठीक है, ताकि हम पहले ही राइट क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, जिससे हमें आगे जाके शॉर्टेज फेस नहीं करनी पड़े, ठीक है. तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिक इन्वेंट्री कंट्रोल की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. दैट इज़ द बेसिक एम ऑफ द रिक्वायरमेंट, सॉरी, इन्वेंट्री कंट्रोल. नाउ पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, तो वही है कि ड्यूरिंग फ्लैक्चुएटिंग डिमांड इन्वेंट्री हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोनॉमी बाय अब्जॉर्बिंग द फ्लैक्चुएशंस. कि जब डिमांड फ्लैक्चुएट करेगी, जब किसी चीज़ की डिमांड जो है वो पीक पे चली जाएगी, ठीक है ना, वो हाईएस्ट हो गई, उस टाइम पे इन्वेंट्री कंट्रोल हमें उस डिमांड फ्लैक्चुएशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती है? कि मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक है, तो एक बिजनेस पर्सन ने पहले ही जो है ना वो, मतलब उसको पता था कि आगे जाके एक ऐसा सीज़न आने वाला है जिसमें मेरे गुड्स जो है उनकी डिमांड पीक रहने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होने वाली है. तो उसने पहले ही उन चीज़ों को अच्छे से उन गुड्स को स्टोर करके रखा, ठीक है ना, उसने डंप रखा. अब जब ये पीरियड आया जिसमें डिमांड हाई है, ठीक है, डिमांड ने फ्लैक्चुएट किया, तो उस टाइम पे उसके पास प्रॉपर क्वांटिटी में वो गुड्स अवेलेबल है, तो वो आगे जाके वो गुड्स सप्लाई कर सकता है और वो उस डिमांड का, पीक डिमांड का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है ना. तो इस तरह से प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल ने यहाँ पे क्या किया, इन डिमांड फ्लैक्चुएशंस को एब्जॉर्ब किया. अगर उसने ये चीज़ नहीं करी होती, ठीक है, उसने गुड्स को स्टोर नहीं किया होता, तो पीक डिमांड के टाइम पे उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स नहीं होती, उसके पास शॉर्टेज होती, ठीक है, और जबकि वहाँ पे डिमांड हाई होती, लेकिन उसके पास गुड्स की शॉर्टेज उसी टाइम पे उसको फेस करनी पड़ती, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाता, लॉस हो जाता, ठीक है, उसको डिमांड का फ़ायदा नहीं मिलता. तो ये सब चीज़ें जो है, ये फ़ायदे हमें किससे मिलते हैं? तो दैट इज़ द इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है. तो यही तो पर्पस होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का बेसिक. सो इट हेल्प्स इन स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है.
ये हमें पता ही है। सर्विसेज प्रोवाइडेड एट शॉर्ट नोटिस व्हेन एन इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड, ठीक है, सर्विस भी जो है ना वो शॉर्ट नोटिस पे दी जाएगी, सर्विस हमें अच्छी तरीके से मिलेगी। व्हेन देयर आर शॉप रिजेक्शंस और डिले इन द रॉ मटेरियल्स, इट एक्ट्स एज अ बफर स्टॉक। जैसे कि हमने पहले भी कहा, अगर रॉ मटेरियल्स में डिले होता है तो जो इन्वेंट्री हमने रखी होती है पहले ही, वो हमारा एक्ट करेगा एज अ बफर स्टॉक, यानी इमरजेंसी या सेफ्टी के तौर पर हम कह सकते हैं। वो सेफ्टी स्टॉक होगा हमारा उस टाइम पे, कि जब तक हमारे मटेरियल्स जो है वो अ, हमारे पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, जब तक हमारा ऑर्डर हमारे पास पहुंच जाएगा, ठीक है, तब तक हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तो एज ए बफर स्टॉक ही एक्ट करेगी। प्रोडक्ट कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन रन्स एंड बैचिंग। और जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है, इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री का ये भी पर्पस होता है कि वो प्रोडक्ट कॉस्ट को रिड्यूस करती है, ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन रन्स होते हैं और बैचिंग होती है, ठीक है ना। बैचिंग वगैरह मतलब राइट क्वांटिटी में हम ठीक है लेते हैं सब कुछ, और प्रोडक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री बल्क परचेजेस कैन बी मेट एंड द सेल्विकल कॉस्ट भी रिड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल ही की वजह से ही हम बल्क परचेज को, ठीक है, हम बल्क परचेजेस पा सकते हैं, ठीक है, हम एक किसी भी चीज़ को बल्क क्वांटिटी में हम परचेज कर सकते हैं अगर इन्वेंट्री कंट्रोल है, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ स्टोर है, ठीक है, तो तभी जो है ना वो हम उसको यानी आगे जाके उसको सप्लाई कर सकते हैं बल्क में। इन केस ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री द बेसिक क्वेश्चन इज, अच्छा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं? दो होते हैं। एक ये होता है कि व्हेन शुड द ऑर्डर बी प्लेस्ड फॉर द मटेरियल, हमें मटेरियल के लिए ऑर्डर कब देना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच शुड बी प्रेक्योर्ड थ्रू द ऑर्डर, ऑर्डर के थ्रू हमें कितना प्रेक्योर करना है, यानी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो ये दो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये बेसिक नीड्स होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में या मटेरियल इन्वेंट्री में, कि कितना ऑर्डर करना है और या कब ऑर्डर करना है और कितना करना है, ठीक है ना, दैट्स इट। कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से हमारे कॉस्ट्स जो है ना वो इन्वेंट्री के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बेसिकली दो कॉस्ट्स होते हैं, ठीक है, देयर आर टू कॉस्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री कंट्रोल में। एंड अगर हम इन कॉस्ट्स को यानी इनमें से किसी एक को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो दूसरा कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इनका आपस में एक रिलेशन है, ठीक है, इंटर रिलेशन होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक बैलेंस रखनी पड़ती है इन दोनों कॉस्ट्स में, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल में हमें इन दोनों कॉस्ट्स में बैलेंस रखनी पड़ती है, ठीक है। सो देयर फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल बिकम्स एन ऑपरेशंस रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से इन्वेंट्री कंट्रोल एक ऑपरेशंस रिसर्च प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें इस तरीके से मतलब बैलेंस करना पड़ता है कॉस्ट्स वगैरह में। जैसे कि अब ये दोनों कॉस्ट्स जो है इन्वेंट्री कंट्रोल के, ये कौन कौन से हैं? एक होता है होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, या जिसको हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, या जिसको हम सेटअप कॉस्ट भी बोलते हैं। होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट जो है या जिसको हम कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को, ठीक है, एज द नेम इटसेल्फ सेज, कि किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखना, ठीक है। जब तक हम उसको होल्ड करके रखेंगे या हम कहेंगे कि स्टोर करके रखेंगे, तो जो उसमें कॉस्ट लगेगा, जितना भी उसमें उसको स्टोर करने में खर्चा आएगा, दैट विल बी द होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, या हम जिसको कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। When there is an understock, we have to see that it is maintained properly according to its nature, so that it will be available at a required quality at the time of requirement, at the required quantity basically, at the time of requirement, जो कि हमने पहले भी कहा, ठीक है। जब अंडर स्टॉक होगा तो हमें प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सो मोर एवर द होल्डिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज एंड द टाइम फॉर विच इट इज़ टू बी स्टोर्ड।
होल्डिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा? साइज़ पे और टाइम पे। यानी किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी हम स्टोर करके रख रहे हैं और कितने टाइम तक स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है? इन दोनों चीज़ों पे होल्डिंग कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगी। इट इंडिकेट्स द स्पेस एंड टाइम दैट वी शुड हैव टू मेंटेन इट। तो होल्डिंग कॉस्ट क्या बेसिकली इंडिकेट करता है? उस स्पेस और टाइम को इंडिकेट करता है जो कि हमने मेंटेन करके रखना है, ठीक है? It involves cost, generally holding cost and includes the following. अब होल्डिंग कॉस्ट में, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? आपका स्टोरेज कॉस्ट आता है, ठीक है, हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट के साथ और भी, ठीक है ना, जो कॉस्ट्स है होल्डिंग में आपके जुड़ जाते हैं, जैसे कि हैंडलिंग कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गया, रेंट एंड कैपिटल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें भी उसमें फिर आपकी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर ये होल्डिंग कॉस्ट है या कैरिंग कॉस्ट है, तो इसमें सिर्फ अब जो स्टोर करने का कॉस्ट है सिर्फ वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हैंडलिंग कॉस्ट कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट हो गया, तो ये चीज़ें भी इसमें अब इंक्लूड हो जाएंगी। दूसरा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, या जिसको हम सेटअप कॉस्ट भी बोलते हैं। दिस इज this is the sum of the various costs involved in placing the order for a material. All the purchase formalities are cost involved, ठीक है ना। जितने भी कॉस्ट्स ऑर्डर को प्लेस करने में इन्वॉल्व होते हैं वो आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गए। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, कॉस्ट ऑफ चेकिंग सप्लाईज, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन का कॉस्ट एंड स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। It can be seen that if the quantity purchased per order is more, the number of orders to be placed within a specified time frame will be less. अब ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एंड समझनी ज़रूरी है, ताकि आगे आगे जाके भी हम जो इसमें एक करू देखेंगे, ठीक है, इन कॉस्ट्स का, तो वहाँ पे हमें, ठीक है, समझ आएगी फिर बात कि भाई अगर क्वांटिटी परचेजड पर ऑर्डर मोर है, ठीक है ना, ज़्यादा है, यानी किसी चीज़ को आपने ज़्यादा क्वांटिटी में पर ऑर्डर जो है आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हो, तो जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपने दिए होंगे स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर, वो लेस होंगे, ठीक है, क्योंकि आप पर ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा परचेज़ कर रहे हो, इसलिए ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ के जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि किसी चीज़ को जब हम ऑर्डर कर रहे हैं, हमें 100 यूनिट्स उस चीज़ के ऑर्डर करने हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट टाइम्स पे हमें ऑर्डर करने हैं, ठीक है। टोटल हमें 100 यूनिट्स जो है एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में ऑर्डर करने हैं और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में इनको ऑर्डर करना है। तो अगर हम एक ऑर्डर में मोर क्वांटिटी जो है वो पर ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक ऑर्डर में हम 25 यूनिट्स को हम ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, 25 यूनिट्स हम एक ऑर्डर में ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? वो टोटल 4 हो जाएंगे। और अगर हम क्वांटिटी लेस ऑर्डर करते हैं पर ऑर्डर, मान लीजिए हम 10 ही यूनिट्स जो है वो पर ऑर्डर ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमें टोटल कितने ऑर्डर्स में, ठीक है ना, इन पूरे 100 यूनिट्स को ऑर्डर करना पड़ेगा, तो हमें 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें बात समझ आती है कि अगर क्वांटिटी परचेज्ड पर ऑर्डर जो है अगर वो मोर है, अगर वो ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स क्या होंगे? आपके लेस होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट विल डिक्रीज़, तो कंसिक्वेंटली ऑर्डरिंग कॉस्ट विल डिक्रीज़। इससे क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि जब आप जब टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स ही लेस होंगे, तो उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे एक एजम्पशन होती है बेसिकली कि जो आप क्वांटिटी पर ऑर्डर परचेज कर रहे हो ना, यहाँ पे जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये एक एजम्पशन होती है यहाँ पे, क्योंकि तभी जाके जो आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने भी आपके होंगे, ठीक है, उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास लेस आएगा, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि वो चीज़ या ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो
कॉस्ट ऑफ द, ठीक है, क्वांटिटी पर ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब बिकॉज ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्टली नंबर ऑफ ऑर्डर्स के प्रोपोर्शनल है, तो मोर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अराइवल्स एट द स्टोर्स एट अ टाइम द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट विल बी हाई। अब यहाँ पे दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका लेस हो गया क्योंकि हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो कम दे दिए। क्यों कम दे दिए? क्योंकि जो हम क्वांटिटी पर ऑर्डर परचेज कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट तो डायरेक्टली जो है वो आपका लो हो जाएगा। लेकिन जो अभी क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी जो अराइव हो रही है आपके स्टोर में, जो स्टॉक हो रहा है, तो वो स्टॉक आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए उसका होल्डिंग कॉस्ट या जो कैरिंग कॉस्ट है उसका वो हाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। सो दैट्स इट। On the other hand, if the quantity order per order is less, more number of orders are to be placed in a specified time. When the number of orders is more, the ordering cost will be high. But as the number of units arriving in the store per order is less, the inventory carrying cost will be less in this case. तो इसी तरीके से वाइस वर्सा है कि अगर हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर हमारे पास ठीक है ना ज़्यादा होंगे, उसका मतलब है क्वांटिटी जो आपने पर ऑर्डर परचेज करी है वो कम है, उसके लिए कैरिंग कॉस्ट भी जो है वो कम होगा या होल्डिंग कॉस्ट जिसको हम कहेंगे। सो दिस इज द कॉस्ट वर्सेस ऑर्डर क्वांटिटी का ग्राफ, ठीक है। इसमें दोनों आपके ऑर्डर्स आपके कॉस्ट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। एक हमारे पास होता है कैरिंग कॉस्ट का करू, ठीक है, जो ये वाला करू है, एंड सेकंड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट का करू जो आपका ये वाला करू है, करू ए। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का करू है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नॉन लीनियर करू है, ठीक है ना, ये नॉन लीनियर करू है, और जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी ऑर्डर क्वांटिटी जैसे इंक्रीज हो रही है, तो वैसे ही ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये आपका क्या हो जाता है उसके साथ, ये आपका डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, दिस विल डिक्रीज विद द नंबर ऑफ विद द क्वांटिटी ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट जो है वो ऑर्डर्ड क्वांटिटी के साथ क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी पर ऑर्डर, क्या उसका होल्डिंग कॉस्ट उतना ज़्यादा आएगा, लेकिन टोटल जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स इट। और जो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आता है, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट करू जो हमारे पास निकल के आता है वो इस तरीके का होता है आपके पास, जो कि एक यू शेप्ड करू है, ठीक है ना, दैट्स ए यू शेप्ड करू। अब यहाँ पे यही चीज़ जो है वो लिखी हुई है, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस करी कि कैसे जो है ये ऑर्डर्स ये कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी के साथ ये वैरी करते हैं, ठीक है। फिर इनका एक टोटल कॉस्ट करूँ। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अब टोटल कॉस्ट करूँ निकल के आया, अब इस टोटल कॉस्ट करूँ में एक पॉइंट है जहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं, हमें सीधा सा पता चल रहा है ग्राफ से कि इस पॉइंट पे कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। तो मतलब ये मिनिमम कॉस्ट जो है ये एक ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड है, यानी ये वो ऑर्डर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिस पे आपका कॉस्ट जो है वो मिनिमम लग रहा है, ठीक है, जो कि हमारा बेसिक एम था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, दैट इज़ द बेसिक एम ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल, कि हमें कॉस्ट को बेसिकली रिड्यूस करना है, ठीक है। तो अब हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है कि जो हमारा टोटल कॉस्ट करू निकल के आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट को लेकर के, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास ऐसे हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे हमारा कॉस्ट मिनिमम आ रहा है, एंड उसके साथ जो क्वांटिटी ऑर्डर्ड क्वांटिटी एसोसिएटेड है वो है ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है। तो मींस अगर हम इस ऑप्टिमम क्वांटिटी को ऑर्डर करते हैं तो इस पर हमारा कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट वो रिड्यूस हो जाएगा, वो मिनिमम आ जाएगा। तो ये है हमारा मिनिमम कॉस्ट, ठीक है ना, एंड यहाँ पे जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना, क्योंकि इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हमें कॉस्ट जो है हमें मिनिमम मिला है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक फार्मूला होती है, ठीक है, जो कि अभी हम आगे जाके देखेंगे,
इंपॉर्टेंट फार्मूला होती है इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको हम फिर यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई इतनी क्वांटिटी जो है अगर हम ऑर्डर करते हैं तो उससे हमारा कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो इससे हमें हेल्प मिलती है। एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ठीक है ना, इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम इकोनॉमिक बैच साइज, इकोनॉमिक लॉट साइज, ऑप्टिमम बैच साइज भी कहते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट नेम्स से इसको, ठीक है, मतलब पुकारा जा सकता है। तो इसके अलावा अब जो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो क्या हो जाता है, कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट। अब यहाँ पे एक शॉर्टेज कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, ठीक है, शॉर्टेज कॉस्ट इज आल्सो इंक्लूडेड देयर, क्योंकि क्या होता है कि परचेज कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्शन या परचेजिंग द आइटम, ठीक है ना। शॉर्टेज कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट आर द कॉस्ट्स इनक्योर्ड व्हेन देयर इज अ डिले इन मीटिंग द डिमांड और एन इनएबिलिटी टू मीट इट एट ऑल। शॉर्टेज कॉस्ट इसको हम आउट स्टॉक आउट कॉस्ट भी बोलते हैं, यानी जब हमारा स्टॉक कोई चीज़ स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होगी, ठीक है, उस टाइम पे जो शॉर्टेज कॉस्ट इंक्लूड होंगे। तो जैसे कि कॉस्ट इंक्योर्ड होते हैं व्हेन देयर इज़ अ डिले इन मीटिंग द डिमांड, यानी हम किसी डिमांड को, किसी चीज़ की डिमांड को मीट करने में हम डिले कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कॉस्ट्स इंक्योर्ड होंगे दैट विल बी द शॉर्टेज कॉस्ट्स, और वो भी हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऐड करते हैं। सो इफ द यूनिट कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी परचेज्ड देन द टोटल वेरिएबल इन्वेंट्री कॉस्ट विल बी। अच्छा, अगर यूनिट कॉस्ट, अगर वो ऑर्डर क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा तो जो टोटल वेरिएबल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल के आएगा उसमें परचेज कॉस्ट भी फिर इंक्लूड होगा, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट भी इंक्लूड होगा फिर, ठीक है ना, दैट्स इट। सो इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट द बेस्ट पॉलिसी करस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम टोटल कॉस्ट, जो करो सी है, जो कि टोटल कॉस्ट करो है, तो करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम टोटल कॉस्ट द क्वांटिटी परचेज्ड पर ऑर्डर इज नोन एज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो वेरिएबल्स है इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर कॉस्ट्स के रिलेटेड, तो वो है, एक होता है कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, एक होते हैं अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, ठीक है ना, यानी कंट्रोलेबल वेरिएबल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कहेंगे कि हाउ मच टू प्रेक्योर, ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी, ठीक है ना, ऑर्डर करनी है, तो इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हम अपने हाथ में होती है ये चीज़। व्हेन टू ऑर्डर, ठीक है, ये चीज़ भी जो है हम इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि क्या कह रहा है कि इन्वेंट्री इज रिप्लेशनेड व्हेन द कॉस्ट इज व्हेन द स्टॉक इज इक्वल टू और बिलो द प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी और एट एवरी टाइम इंटरवल, कंप्लीशन ऑफ स्टॉक्ड आइटम्स। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है बेसिकली क्या है, कंट्रोलेबल है, ठीक है, इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स जो आते हैं उसमें आपका होल्डिंग कॉस्ट्स है, शॉर्टेज कॉस्ट्स है और सेटअप कॉस्ट्स है, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट्स, शॉर्टेज कॉस्ट्स और सेटअप कॉस्ट्स, ये कॉस्ट जो है ना ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, क्योंकि अब जो किसी चीज़ को आपने होल्ड करके रखना है उसमें जो कॉस्ट्स लगेंगे, ठीक है, तो उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, या उसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें कितना कॉस्ट जो है हमारा जा सकता है, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि शॉर्टेज कॉस्ट भी फिर यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। आपके अगर शॉर्टेज होती है किसी भी मटेरियल की तो यहाँ पे ये कॉस्ट्स भी आपके आएंगे। दूसरी चीज़ होती है इसमें डिमांड, जो कि ठीक है कंट्रोल में नहीं होती है। डिमांड का पैटर्न जो है, द डिमांड पैटर्न में भी डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है, ये डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, प्रोबेबिलिस्टिक भी हो सकता है। So in deterministic models, the quantity required for a fixed period of a time is known exactly.
द नून डिमांड मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल। अब जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स होते हैं उसमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली हमें पता होती है। और जो नून डिमांड है वो फिक्स्ड रहती है या फिर वेरिएबल रहती है। यानी जो हमें डिमांड पता है वो आपकी फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल वो वेरी भी कर सकती है, उसके बारे में कोई पता नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है। तो इसलिए उसके मॉडल्स जो है वो डिटर्मिनिस्टिक भी होंगे, प्रोबेबिलिस्टिक भी होंगे, ठीक है। अब इसमें फिर इन्वेंट्री कंट्रोल में बहुत सारे हम मॉडल्स बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमें इतना ही, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल, मॉडल्स विद नून डिमांड विच इज़ फिक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल्स, ठीक है। जिनकी डिमांड तो हमें पता है और वो फिक्स्ड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इनको हम कहते हैं स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल्स। दूसरे होते हैं डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल्स, जिनकी डिमांड, ठीक है, हमें पता होती है बट वो वेरी करती है विद द टाइम। In the probabilistic model, demand over a certain period of time is known with a certain probability, but the pattern is described by a known probability distribution. So it can be stationary or non-stationary over a period of time. अब इसके बाद एक another important term जो है that is the lead time or reorder level, ठीक है। So usually when an order is placed it may take some time to receive the item, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो आइटम रिसीव करने तक टाइम तो लगता है उसमें, ठीक है। चाहे हम अगर एग्जांपल लेते हैं, घर में हम कोई चीज़, कोई आप बुक ऑर्डर कर रहे हो, कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली आप ठीक है टाइम लगेगा, चाहे आपके 10 डेज़ लगते हैं, 14 डेज़ लगते हैं, 20 डेज़ लगते हैं। और एक अब तो ठीक है ट्रैकिंग भी होती है, ठीक है। अब हमें पता भी होता है कि हम उस ऑर्डर को ट्रैक भी करते रहते हैं कि ये कहाँ से, ठीक है, डिस्पैच हुआ है, कब पहुँचा है, कहाँ, ठीक है, अभी इसको सॉर्ट किया गया है, तो हम उसको टाइम टू टाइम ट्रैक भी करते रहते हैं। सो द टाइम बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसीट ऑफ द आइटम इज नोन एज द लीड टाइम। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लीड टाइम कैन नॉट बी एग्जैक्टली नोन, इट इज़ प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें लीड टाइम के बारे लीड टाइम हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि अगर हमने आज किसी चीज़ का ऑर्डर दिया है तो वो अभी कितने दिन बाद एग्जैक्टली वो चीज़ हमारे घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमें अक्सर पता नहीं होती, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक, उसमें कुछ भी ठीक है ऊपर नीचे हो सकता है। सो इफ़ इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक, अगर डिटर्मिनिस्टिक है तो ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड इन एडवांस, ठीक है, जस्ट टू टेक केयर ऑफ द लीड टाइम कंजप्शन। तो इसी तरीके से कंपनीज में क्या होता है, या अगर हम इन्वेंट्री कंट्रोल के, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो अगर हमें लीड टाइम एग्जैक्टली पता है कि भाई अगर हम आज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो 10 दिन के बाद वो चीज़ जो है हमारे पास पहुंच जाएगी एग्जैक्टली, तो हमें ये पता है कि 10 डेज़ जो है ये अभी लीड टाइम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एडवांस में फिर उस चीज़ का ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि हमें अभी हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो स्टॉक है, ठीक है, वो 10 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ 10 दिन के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गई हमारे पास, तो और अब हमें उस चीज़ का लीड टाइम भी पता है कि ऑर्डर प्लेस करने में जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसे पहुंचने में 10 दिन लगेंगे, तो हम 10 दिन से पहले ही उस चीज़ का ऑर्डर दे देंगे, ठीक है, ताकि जब 10th डे पे वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो तो उसी डे पे हमारे पास नया ऑर्डर जो है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कब पॉसिबल होगी, जब हमें जो लीड टाइम है वो एग्जैक्टली हमें पता होगा। सो देन देयर विल नॉट बी एनी शॉर्टेज फॉर द आइटम, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से आइटम में हमारे पास जो है वो शॉर्टेज नहीं होगी उस आइटम की, ठीक है, क्योंकि हम एडवांस में ही जो है वो ऑर्डर उस चीज़ का प्लेस करेंगे और एट द राइट टाइम हमारे पास वो चीज़ पहुंच जाएगी। एट वट स्टॉक ऑफ द आइटम इज इट एसेंशियल टू इनिशिएट द परचेज प्रोड्यूसर्स इज नोन एज रीऑर्डर लेवल। अच्छा, इसी चीज़ को हम रीऑर्डर लेवल कहते हैं कि आइटम के किस स्टॉक पे ये चीज़ एसेंशियल होती है कि हम परचेज को, ठीक है ना, हम सिंपली कह सकते हैं कि हम ऑर्डर दें, उस चीज़ का हम ऑर्डर प्लेस करें
कि जब कोई स्टॉक हमारे पास है, किसी आइटम का जो हमारे पास स्टॉक है, तो अभी अगर हमें पता चल रहा है कि हमारे पास इस आइटम का ये इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, और 10 दिन के बाद ये स्टॉक हमारे पास ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो हम उससे पहले ही जिस पॉइंट पे वो ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है कि अभी इस आइटम का जो स्टॉक है वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि हमें नया ऑर्डर जो है वो प्लेस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये ऑर्डर तब तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसी दिन हमारे पास नया ऑर्डर पहुंच जाएगा। सो दैट इज़ द रीऑर्डर लेवल, मीन्स द स्टॉक दैट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ द लीड टाइम डिमांड। तो अब यहाँ पे रीऑर्डर लेवल किसके इक्वल हो जाता है कि वो स्टॉक जो अ, अ, क्या कहते हैं, लीड टाइम डिमांड को मीट करेगा, ठीक है ना। यानी जो लीड टाइम होगा, उस टाइम के दौरान जो डिमांड होगी उस आइटम की, ठीक है ना, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द रीऑर्डर लेवल। सो देयरफॉर रीऑर्डर लेवल इज एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। यानी जो उस आइटम की एवरेज कंजप्शन है उसको हम लीड टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलती है रीऑर्डर लेवल उस चीज़ की, ठीक है ना, उस आइटम की। सो ड्यूरिंग द लीड टाइम समटाइम्स देयर कैन बी अनएक्सपेक्टेड डिले। अब ये भी हो सकता है कि लीड टाइम में कोई अनएक्सपेक्टेड डिले हो सकता है ऑर्डर पहुंचने में, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। सो आल्सो इन द लीड टाइम देयर कैन बी एडिशनल डिमांड अराइजिंग। और यहाँ से लीड टाइम में उस आइटम की डिमांड भी बढ़ सकती है, ठीक है ना। अचानक किसी भी ठीक है, किसी भी वजह से डिमांड जो है वो एक्सीड भी कर सकती है, अराइज ज़्यादा भी हो सकती है। तो टू टेक केयर ऑफ दिस एंड एडिशनल स्टॉक इज़ टू बी मेंटेन्ड। सो इसलिए हमने एडिशनल स्टॉक भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। यानी एक जो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है लीड टाइम डिमांड को मीट करने के लिए, जब तक हमारे पास नया ऑर्डर पहुंचता है, उसके एडिशन में हमारे पास एक ऐसा स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, स्टोर होना चाहिए कि अगर उस लीड टाइम में मान लीजिए डिमांड जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो रही है, तो उसको मीट करने के लिए हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। या अगर दूसरी तरफ डिले हो जाता है, किसी भी तरीके से ऑर्डर में डिले हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए भी हमारे पास एडिशनल स्टॉक जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। सो दिस इज़ नोन एज द सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। तो इसी स्टॉक को हम फिर सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं या फिर बफर स्टॉक बोलते हैं, या इसका तीसरा भी नाम होता है, अ, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, तीसरा भी इसका कुछ नाम है। एक तो हो गया सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, एंड थर्ड इज, चलो छोड़ो अभी। सो इफ द बफर स्टॉक इज हाई, नेचुरली द कैरिंग कॉस्ट विल बी हाई। अगर अब बफर स्टॉक हाई है, मतलब बफर स्टॉक आपका ज़्यादा है, तो उसका कैरिंग कॉस्ट, उसका होल्डिंग कॉस्ट भी नेचुरली हाई होगा। बट इफ़ द बफर स्टॉक इज़ लेस, देयर कैन बी अ शॉर्टेज। लेकिन चलो अगर हम बफर स्टॉक को हाई रखते हैं तो उसका कैरिंग कॉस्ट तो हाई आएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर बफर स्टॉक अब कम होगा तो उससे शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है। सो देयर फोर इट इज़ डिजायरेबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दिस टू। तो इन, ठीक है ना, यहाँ पे भी हमने बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। बफर स्टॉक इज इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस मिनिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय द लीड टाइम रेट ऑफ कंजप्शन, दैट्स इट। शॉर्टेज कॉस्ट, if there is a delay in meeting the demand or inability to undertake production due to shortage, then there are penalty costs. These costs include, यानी जब भी डिले होता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उस टाइम पे जो पेनल्टी कॉस्ट्स होते हैं जिसमें आपका लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स, ठीक है ना, जो कि लॉस ऑफ ड्यू टू लॉस ऑफ कस्टमर्स आप, ठीक है, आपको फेस करना पड़ा, वो आपका शॉर्टेज कॉस्ट में आएगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट ड्यू टू एमरजेंसी परचेज, ठीक है ना, क्योंकि अब कोई चीज़ आपके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई, एमरजेंसी में आपको परचेज करनी पड़ी, तो वहाँ उस टाइम पे आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ गुडविल, ये भी एक टाइप का शॉर्टेज कॉस्ट होता है हमारे पास, लॉस ऑफ गुडविल। अब फ्यूचर सेल्स जो है ना, वो उसका लॉस क्या होता है कि मतलब, या जिसको हम कहते हैं कि वो लॉस ऑफ कस्टमर्स की वजह से हमारे पास होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके पास नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो इससे आप कस्टमर्स जो है वो लूज़ करोगे, ठीक है ना। और जो आप के सेल्स होने वाली थी वो भी, वो उसका आपका उसका जो है वो लॉस हो जाएगा। इसके अलावा
टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल अगर हम देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल में कि जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उन चीज़ों पर हम स्पेशल अटेंशन देते हैं, ठीक है। यानी किसी भी तरीके से वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, चाहे वो यूजेज के हिसाब से हो, लीड टाइम के हिसाब से हो, टेक्निकल, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स, कॉस्ट्स इन्वॉल्वड एटसेट्रा, तो हम उनको फिर ज़्यादा अटेंशन जो है वो देते हैं। तो उनके लिए होती है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है वो मैनेजमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल में डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट प्रायोरिटीज़ देती है, ठीक है ना, फॉर देयर इन्वेंट्री कंट्रोल, फॉर देयर मैनेजमेंट। तो इसलिए जो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है इन्वेंट्री कंट्रोल के, ये अंडर द सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल आते हैं बेसिकली, जिसमें आपका पहला है ABC एनालिसिस। ABC मीन्स ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एंड ये सबसे, ठीक है, बेस्ट मेथड होता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन पैरेटोज लॉ। Few high usage item constitute a major part of the capital, whereas bulk of the items in an inventory having low usage value constitute insignificant part of the capital. मीन्स ये वही, ठीक है ना, ये यूजेज के हिसाब से होता है इसमें कि जिसकी यूजेज वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के हिसाब से। द इन्वेंट्री आइटम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू A, B एंड C बेस्ड ऑन द यूजेज वैल्यू, ठीक है ना, इन द मॉनेटरी टर्म्स। यानी जिसका यूजेज वैल्यू जितना हाई है, 60 से 70% जो यूजेज वैल्यू वाले आइटम्स हैं, ठीक है ना, उनको हम कैटेगराइज करते हैं ए, अंडर ए कैटेगरी। इसी तरीके से बी जो है उसमें आपके आते हैं 30 से 40% यूजेज वाले आइटम्स, और सी हो गया 10 से 20% यूजेज वैल्यू। सो इस तरीके से हम यूजेज वैल्यू के हिसाब से चीज़ों को, यहाँ पे आइटम्स को कैटेगराइज करते हैं। यानी जो ए है वो आपके हाई यूजेज वैल्यू आइटम्स हो गए, बी मीडियम हो गए, और सी जो है वो लो यूजेज वैल्यू आइटम्स है। तो इस तरीके से हम यूजेज वैल्यू के हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं। तो ये है ABC एनालिसिस। दूसरा होता है VD, दैट इज वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल आइटम्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिटिकलिटी ऑफ द इन्वेंट्री फॉर द प्रोडक्शन सिस्टम। यानी यहाँ पे हम क्रिटिकलिटी ऑफ द इन्वेंट्री के हिसाब से, के बेसिस पर आइटम्स को कैटेगराइज करते हैं। यानी उनकी कोई चीज़ जो है वो कितना एसेंशियल है उसके हिसाब से, ठीक है ना, जैसे कि इसका नेम ही है वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तीसरा होता है HML एनालिसिस, मीन्स हाई मीडियम एंड लो। HML हाई मीडियम लो। क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट कॉस्ट इज इन्वॉल्वड, ठीक है ना। इट इज़ सिमिलर टू ABC कंट्रोल। यहाँ पे यूनिट कॉस्ट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है, यानी हाई यूनिट कॉस्ट, मीडियम यूनिट कॉस्ट, लो यूनिट कॉस्ट आइटम्स, इस तरीके से। तीसरा होता है, फोर्थ होता है SDE एनालिसिस, मतलब स्केयर, डिफिकल्ट, ईजी। क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इज डन अकॉर्डिंग टू द ईज और डिफिकल्टी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम। उस आइटम की अवेलेबिलिटी की, ठीक है ना, कितनी है, किस तरीके की है, ठीक है, वो इजीली अवेलेबल है या वो डिफ़िकल्टी, उसको अवेलेबल होने में, ठीक है, डिफ़िकल्टी हो रही है। तो दैट इज़ इट। उसके बाद होता है SOS एनालिसिस, मतलब सीजनल, ऑफ सीजनल। आइटम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्वेंटरी आइटम्स डिपेंडिंग ऑन द सीजनल डिमांड या अवेलेबिलिटी। ये हो गया। उसके बाद है XYZ एनालिसिस। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूज। X items have high closing inventory value, Z item have a low, and Y have in between value. This analysis helps us in reduce the capital investment in X items. उसके बाद आती है FNSD analysis. Items are categorized on the basis of their consumption rate. जैसे कि F का मतलब है फास्ट मूविंग आइटम्स, यानी उनकी हाई कंजम्पशन है, नॉर्मल मूविंग आइटम्स, स्लो मूविंग आइटम्स, एंड D इज द डेड स्टॉक। सो ये हो गए इन्वेंट्री, सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल के जो मेथड्स है। इसके बाद हम बात करेंगे पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, ठीक है ना, पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। ये भी एक इन्वेंट्री कंट्रोल का जो है वो एक सिस्टम है।
तो जिसमें आपका आता है टू बिन सिस्टम और क्यू सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. In this type of inventory control, a fixed size of the order is placed whenever the depleting stock level of the item reaches the reorder level. ठीक है ना, जैसे ही स्टॉक डिप्लीट हो जाता है और वो रीऑर्डर लेवल पे पहुंचता है, यानी अब हमें उस आइटम का वापस से हमें ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम इसमें क्या किया जाता है, फिक्स्ड साइज ऑफ द ऑर्डर जो है वो प्लेस किया जाता है. यानी हर बार उतना ही अमाउंट ऑफ जो है वो आइटम है वो उसका ऑर्डर दिया जाता है. ठीक है, वो उसका साइज जो है वो फिक्स रहता है. टाइम इंटरवल बिटवीन दी ऑर्डर्स इज नॉट फिक्स्ड. अब जो ये डिफरेंट ऑर्डर्स का जो टाइम इंटरवल होगा वो फिक्स्ड नहीं है. ठीक है ना, लेकिन जो क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड है. नेम्ड this is named two bin because it is divided into two bins. The first bin is from the receiving of goods to the placement of order, whereas the second bin contains the stock required to meet the demand during the lead time. ठीक है ना, तो इसमें दो बिन्स होते हैं बेसिकली. एक बिन होता है फॉर रिसीविंग ऑफ गुड्स, जहां आपने ऑर्डर दिया है, ठीक है, जिस प्लेस पे, तो उस प्लेस पे गुड्स को रिसीव करने के लिए एक बिन होता है. दूसरा बिन जो होता है दैट कंटेन्स द स्टॉक रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम. ठीक है ना, जो लीड टाइम पे स्टॉक रिक्वायर्ड होता है हमारा, तो वो दूसरे बिन में आपका आता है. तो ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टू बिन सिस्टम. दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स: रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड सेफ्टी स्टॉक. ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें, ये एसेंशियल पैरामीटर्स जो है वो टू बिन सिस्टम में होते हैं: रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और सेफ्टी स्टॉक. इसके अलावा द टू टाइप्स ऑफ पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम्स कॉमनली यूज्ड आर फिक्स्ड ऑर्डर साइकिल सिस्टम एंड एसएस सिस्टम. यानी जो अभी हमने देखा, क्योंकि जो टू बिन सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम है. तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम्स होते हैं. एक होता है फिक्स्ड ऑर्डर साइकिल सिस्टम, दूसरा होता है एसएस सिस्टम. इसके बाद आता है फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम. एक ठीक है, अलग से एक और सिस्टम है इन्वेंट्री कंट्रोल का, दैट इज द फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम. दीज आर द सिचुएशंस in which the demand is assumed to be fixed and known exactly. So these are also called economic lot size models or economic order quantity models. यहाँ पे जो एजप्शन की जाती है कि वो ये है कि डिमांड जो है वो फिक्स्ड है और वो हमें एग्जैक्टली पता है. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसके अलावा जो मैंने कहा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखनी है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह हो, इसी पे अगर आ सकता है तो इसी पे आएगा. ठीक है, हालांकि रेयर चांसेस है, बट फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, तो दैट इज़ उसके लिए फिर ये इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ds अपॉन एच, जहाँ पे आपका डी जो है वो एनुअल डिमांड है, एस इज़ द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड एच इज़ द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर. ठीक है, तो सिंपल सी ये फॉर्मूला है एंड इट शुड बी रिमेंबर्ड. अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इन द वीडी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल द क्लासिफिकेशन ऑफ द आइटम इज बेस्ड ऑन. तो देखो यहाँ पे क्या है कि जितना भी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इन्वेंट्री कंट्रोल के रिलेटेड, ठीक है, तो ये हमारा एनफ है. ठीक है, मोर देन एनफ मैं कह सकता हूँ इसको फॉर जेकेएसएस भी. तो अगर इन्वेंट्री कंट्रोल से वो कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बेसिक लेवल का ही आएगा, या अगर उससे आगे लेवल का भी आता है तो वो भी हमसे होगा. ठीक है, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है, तो उसमें आपका सब कुछ, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए जो हमारा जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने सारा कुछ कवर किया. तो आपको खुद भी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन से गो थ्रू करोगे कि आप इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे इजीली बन जाएंगे. ठीक है, जेई लेवल के क्वेश्चंस, या उससे अगर मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, तो वो भी हमसे इजीली बन जाते हैं फिर. ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब जो वीडी एनालिसिस है इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम किस बेस पे होती है, जैसे कि हमने अभी देखा था, तो यहाँ पे क्रिटिकलिटी ऑफ द आइटम के बेस पर होती है. ठीक है,
क्रिटिकलिटी ऑफ द आइटम। बस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पे अब ये जो वीडी एनालिसिस है, अगर आपको याद होगा कि हमने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वीडी का मतलब क्या था, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो यहाँ पे आपको एसेंशियल से ही पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्रिटिकलिटी ऑफ द आइटम के बेस पर क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है ना, कि वो चीज़ कितनी एसेंशियल है, ठीक है ना, कितनी क्रिटिकल है। तो वीडी एनालिसिस क्रिटिकलिटी ऑफ द आइटम डायरेक्टली हिट होना चाहिए। इसके बाद डिपेंडेंट डिमांड आइटम मीन्स, देखो नेम ही यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि डिपेंडेंट डिमांड का मतलब क्या होना चाहिए। डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स जो होते हैं ना, वो ऐसे आइटम्स होते हैं कि जो दूसरे चीज़ों की, दूसरे आइटम्स की डिमांड पे डिपेंड करेंगे। सो ऑप्शन जो यहाँ पे अब करेक्ट होगा, दैट इज द आइटम्स विच हैव डिराइव्ड डिमांड, दैट इज द करेक्ट आंसर। इन एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल द मेजर कंसिडरेशन इज गिवन फॉर, हमने अभी भी देखा था यहाँ पे कि जो एबीसी एनालिसिस है वहाँ पे हम यूजेज वैल्यू के हिसाब से, ठीक है ना, आइटम्स को पीरियोरिटाइज करते हैं, कैटेगोराइज करते हैं। तो मेजर कंसिडरेशन अब यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर जो है वो दी जाती है, तो दैट इज़ द यूजेज वैल्यू, यानी क्रिटिकलिटी ऑफ द आइटम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, वो वीडी एनालिसिस के साथ एसोसिएटेड है। डिमांड फॉर द आइटम, नहीं, डिमांड भी नहीं आएगी। विच कंज्यूमर्स फॉर मनी, विच आर नॉट इजीली अवेलेबल, तो विच कंज्यूमर्स बेसिकली यहाँ पे मोर होना चाहिए फॉर की जगह, तो विच कंज्यूमर्स मोर मनी, ठीक है ना, जो आइटम ज़्यादा मनी कंज्यूम करती है, ठीक है, मतलब उसकी यूजेज वैल्यू उतनी ज़्यादा है, तो दैट इज़ बेसिकली द मेन कंसिडरेशन ऑफ द एबीसी एनालिसिस। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज देयर आर टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट पी एंड क्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे, दोनों प्रोडक्ट्स की डिमांड, उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट और उसका होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, ये चीज़ें आपके पास गिवन है। यानी अगर हम पी की बात करेंगे, प्रोडक्ट पी की, तो इसकी जो डिमांड है वो है 100 यूनिट्स, और कॉस्ट जो पर ऑर्डर लग रहा है इसका वो है 50, होल्डिंग कॉस्ट इसका 4 है। इसी तरीके से क्यू के लिए भी गिवन है। तो अब हमने बताना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू विल बी इन द रेशो, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का रेशो निकालना है, पी डिवाइडेड बाई क्यू। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पुट करनी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ई ओ क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जो हमने अभी देखी थी, 2ds अपॉन एच, जहाँ पे डी डिमांड है, एस इज़ द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एच इज़ द होल्डिंग कॉस्ट। अब सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है ना, पी के लिए भी हम निकालेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे जो हम क्यू के लिए यहाँ पे ई ओ क्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा 1:4, ठीक है ना, 1:4, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप इसको खुद भी कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। हालांकि रेयर चांसेस हैं इस तरीके के क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल से बेसिक ही पूछेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, हमने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस करी है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी बाई चांस क्वेश्चन आएगा भी तो हम इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड कैनबन इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली एसोसिएटेड विद। अब ये जो कैनबन का वर्ड होता है ना, ये एसोसिएट होता है आपका जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन के साथ, ठीक है, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। अब जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन एक मेथडोलॉजी है जो इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज़ होती है। उसका मतलब होता है कि राइट अमाउंट एट द राइट टाइम, ठीक है, यानी इन राइट क्वांटिटी, यानी उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, वो राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में, ठीक है, आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये एक फिलॉसफी होती है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन की, जो कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। बट इन्वेंट्री कंट्रोल में अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को, क्योंकि बेसिकली ये एक दूसरे टॉपिक का हिस्सा है जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल के साथ लिंक्ड है कहीं ना कहीं। बट इसके अब हमने जो है इसके रिलेटेड डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो कि जिसकी बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इस तरीके के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, अगर बाई चांस आएगा तो हम इजीली कर पाएंगे। बट इतना हमें पता होना चाहिए कि इसकी फ़िलॉसफी जो है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, वो यही है कि राइट टाइम पे, ठीक है ना, राइट प्रपोर्शन, राइट क्वांटिटी में राइट मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज़ इट, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। इसमें बेसिकली स्टोर करने का वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसमें इंस्टेंटियसली चीज़ें हमारे पास, मतलब जिस टाइम पे कोई चीज़ ख़त्म होगी उसी टाइम पे वो ऑर्डर होगी, मतलब उसी टाइम पे वो पहुंचनी चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, और राइट क्वांटिटी में पहुंचनी चाहिए, ठीक है। स्टोर विटोर करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, दैट इज़ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। तो कैनबन जो है ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है, दैट्स इट। बाकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें पता है क्या होता है। अभी जो कैपेसिटी प्लानिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ठीक है, तो ये अलग टॉपिक्स के रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इसमें भी कुछ टर्म्स जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ टर्म्स इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है, कुछ नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, इकोनॉमिक बैच साइज अब क्या है, ये वही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, उसी का अदर नेम है ये। अब ये किसके साथ रिलेटेड होगा, तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी जब हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तो हम उसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक बैच साइज कैलकुलेट करते हैं। अब मूविंग एवरेज जो होता है ये फोरकास्टिंग का मेथड होता है, ठीक है। जॉनसन एल्गोरिदम इज द मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, एंड बैलेंस लाइन बैलेंसिंग जो है वो असेंबली के साथ आपका मैच होगा, ठीक है, दैट्स इट। If lead time increases from 5 to 10 days, ordering cost becomes double and holding cost becomes one fourth. Then the basic economic order quantity model, the EOQ will be, यानी डायरेक्टली जो हमारे पास फॉर्मूला है ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, दैट इज 2DS/H। इसी में आपको ये चीज़ें पुट करनी है जो यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि लीड टाइम आपका इंक्रीज हुआ है 5 से 10 डेज। अब यहाँ पे लीड टाइम जो है वो एसोसिएट नहीं है। अब यहाँ पे लीड टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी डबल हुआ है, ठीक है। लीड टाइम इज डबल हियर। ऑर्डरिंग कॉस्ट बिकम्स डबल। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी एस जो है वो डबल हो चुका है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। होल्डिंग कॉस्ट बिकम्स 1/4। होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 1/4 हो चुका है आपका, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं तो अब यहाँ पे ई ओ क्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये 4 जो डिवाइड में है ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिमांड जो है, क्योंकि ये कह रहा है लीड टाइम 5 से 10 डेज इंक्रीज हुआ है, मतलब लीड टाइम डबल हो चुका है आपका, तो उससे डिमांड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा डिमांड के साथ, तो ये हो जाएगा मेरा 4×8, 8×16, ठीक है ना। अगर मैं 16 का अलग से रूट करता हूँ तो वो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, और बाकी टर्म्स जो है वो एज इट इज़ मेरे पास रहेंगी। तो मतलब 4 टाइम्स रूट जो मेरे पास ओरिजिनल फार्मूला थी 2DS/H। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे कितने टाइम से इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, ठीक है ना, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। Now another question is which of the following is an assumption made for the given inventory model, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्वेंट्री का मॉडल गिवन है, हमें बतानी है कि इसमें कौन से एजप्शन, ठीक है ना, वो की गई है। मॉडल्स हमारे पास बहुत सारी तरीकों के होते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री मॉडल हमने जो शॉर्ट में देखा था कि एक स्टेशनरी मॉडल है, डायनेमिक मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एक में जो है हमें डिमांड जो है वो एग्जैक्टली नून होती है और उसका टाइम भी जो है वो फिक्स्ड रहता है, दैट इज स्टेशनरी। डायनेमिक में डिमांड तो हमें पता होती है लेकिन टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता है। तो इसी तरीके से और भी इन्वेंट्री बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमें डीप में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस से आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं इस जो यहाँ पे ग्राफ है, तो इसमें एजप्शन क्या होनी चाहिए, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज डिपेंडेंट। कह रहा है इन्वेंट्री कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जो है या होल्डिंग कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट है। अब वो डिपेंडेंट है ये, ठीक है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे
नहीं कह रहा है ना कि किस पे डिपेंडेंट है या क्या है। डिमांड इज़ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, आप ऑप्शन बी में कह रहा है कि डिमांड इज़ नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन हमें डायग्राम या ग्राफ से हमें सीधा पता चल रहा है कि ये जो जितने भी यहाँ पे, ठीक है, बनाए गए हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो बिल्कुल लीनियर, वो यूनिफॉर्म तरीके से चल रही है, ठीक है ना, दैट इज़ यूनिफॉर्म। बट ये कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये एजप्शन इसमें नहीं है। लीड टाइम इज़ नॉन ज़ीरो, इसका कहने का मतलब है कि जो लीड टाइम है वो नॉन ज़ीरो है। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि रीऑर्डर लेवल बिल्कुल कब है, जब एक चीज़ जो है वो बिल्कुल ज़ीरो तक पहुँच जाती है, वो बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टेनियस डिमांड जो है वो, सॉरी, इंस्टेनियसली जो है ग्राफ जो है वो राइज कर रहा है। तो इसका मतलब लीड टाइम यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, सॉरी, नॉन ज़ीरो नहीं है, वो ज़ीरो है। लीड टाइम आपका बिल्कुल ज़ीरो है, यानी एक चीज़ आपकी पूरी पहले ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो रिप्लेनिश हो रही है बाद में इंस्टेनियसली। अगर लीड टाइम नॉन ज़ीरो होता तो ये ग्राफ जो है ना, ये यहाँ पे ये ऐसे नीचे आना चाहिए था, ठीक है, ये इस तरीके से नीचे आना चाहिए था यहाँ पे, या फिर ये आके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आके इस तरह से ये वापस से आना चाहिए। तो यहाँ पे एक गैप बन जाती जो हमें शो करता कि यहाँ पे लीड टाइम जो है वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन ये पूरा यहाँ तक आ जा रहा है, ठीक है, आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि एक चीज़ जो है वो कंप्लीटली आपकी फिनिश हो रही है, उसके बाद वापस से रिप्लेनिश हो रही है। तो ठीक है, सो इट मीन्स लीड टाइम इज़ ज़ीरो, ठीक है, लीड टाइम यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक इज़ इंस्टेनियस, ठीक है, जो कि यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि जो स्टॉक है जब वो एक बार पूरा कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो इंस्टेनियस, एकदम से बिल्कुल उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है। तो दैट इज़ द ट्रू एजम्पशन ऑफ दिस इन्वेंट्री मॉडल कि रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक इज़ इंस्टेनियस, एकदम से जो है ना वो उसकी रिप्लेसमेंट हो गई स्टॉक की। एक ठीक है, सिंपल इजी लेवल का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि देखो, अगर हमारे पास एक इस तरीके का इन्वेंट्री मॉडल होता है, ठीक है, अगर हमारा लीड टाइम नॉन ज़ीरो होगा ना, ठीक है, तो फिर हमारा ठीक है, एक स्टॉक जो है वो मतलब ये डिप्लीट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक आके हम इसको वापस से ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे लीड टाइम ज़ीरो नहीं है, मतलब ये रीऑर्डर लेवल होगा, ठीक है, दिस इज़ द रीऑर्डर लेवल कि स्टॉक जब यहाँ पे इतना जब वो डिप्लीट हो गया, तो हमने क्या किया, दूसरा स्टॉक, या हम कह सकते हैं उसको हमने रिप्लेनिश किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में लीड टाइम जो है आपका नॉन ज़ीरो होता है। लेकिन जब ये ग्राफ बिल्कुल ही नीचे आ रहा है, ठीक है, आपका, और इंस्टेनियस रिप्लेसमेंट हो रही है, तो लीड टाइम यहाँ पे ज़ीरो है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हेन एंड इन व्हाट ऑर्डर डज द वर्क स्टार्ट्स एंड इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हाउ मच वर्क गेट्स फिनिश्ड इज डन इन। बेसिकली ये डिस्पैचिंग होती है एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फैक्टर विच अफेक्ट्स द शेड्यूलिंग। कस्टमर्स डिमांड प्लांट लोकेशन, डिलीवरी डेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, तो दैट इज़ द प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन यहाँ पे शेड्यूलिंग को इफेक्ट नहीं करेगी, बाकी चीज़ें इफेक्ट करेंगी, ठीक है ना। ABC एनालिसिस अ मेथड यूज्ड इन, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ABC एनालिसिस किस में यूज़ होता है, फ्लो ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री कंट्रोल, तो डायरेक्टली इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज़ होता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिकली JKSSB में, है ना। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है इन्वेंट्री कंट्रोल से। ABC एनालिसिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जस्ट इन टाइम एंड रीऑर्डर पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम कॉलम सेकंड में डिफिनीशंस को पढ़ते हैं, मिनिमाइजिंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट्स, जैसे कि होल्डिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग एंड शॉर्टेज, यानी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है ना। ये किसका काम है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें अगर ठीक है, आपको याद होगा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, उसमें जो फिर टोटल कॉस्ट करो निकल के आता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली किसके साथ रिलेटेड है, तो रिड्यूस्ड कॉस्ट के साथ, ठीक है ना, मिनिमम कॉस्ट। तो मतलब ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को क्या कर रहे हैं हम, मिनिमम, ठीक है ना, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपका मैच होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। दूसरा है प्रियोरिटाइजिंग इन्वेंट्री आइटम्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू और कंजप्शन,
ठीक है, जो कि हमने अभी देखा कि ABC एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वैल्यू के बेस पे पीरियोडिटाइज करते हैं। तो ABC एनालिसिस आपके इसके साथ मैच होगा। आगे बढ़ते हैं, जस्ट इन टाइम। अच्छा, रिप्लेसमेंट ट्रिगर्ड व्हेन स्टॉक फॉल्स टू ए प्रीडिटरमाइंड लेवल, यानी जब स्टॉक हमारा किसी प्रीडिटरमाइंड लेवल तक फॉल हुआ, उसके बाद हमने रिप्लेसमेंट उसकी करी, मतलब क्या है, हमने वहाँ पे रीऑर्डर किया, ठीक है ना, रीऑर्डर लेवल हो गई वो। जैसे कि अभी भी मैंने आपको मॉडल में दिखाया था कि जब कोई चीज़, कोई स्टॉक डिप्लीट होता है, तो एक टाइम पे अगर हम उसको, ठीक है, किसी पॉइंट पे रिप्लेनिश वापस करते हैं, तो वो हमारा रीऑर्डर लेवल होता है, ठीक है ना, रीऑर्डर लेवल। तो दैट इज़ द रीऑर्डर लेवल, या हम रीऑर्डर पॉइंट कहेंगे इसको, जहाँ पे हमने रिप्लेनिशमेंट किया उस स्टॉक को वापस से। अच्छा, मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री बाय रिसीविंग गुड्स ओनली व्हेन नीडेड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो दैट इज़ द जस्ट इन टाइम, जो कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जस्ट इन टाइम इसका जो अप्रोच होता है वो यही होता है कि इन्वेंट्री को मिनिमाइज करना है। किस तरीके से मिनिमाइज करना है कि हमने वही गुड्स रिसीव करने हैं जो वहाँ पे नीड होंगे, ठीक है ना, यानी जिन गुड्स की ज़रूरत होगी उन्हीं को ऑर्डर करेंगे, उसी टाइम पे ऑर्डर करेंगे और रिसीव करेंगे। दैट इज़ द जस्ट इन टाइम, सो दैट्स इट। Average inventory of a firm with a given annual demand increases with the number of orders placed in a year, decreases with the number of orders placed in a year, is independent of the number of orders, decreases if buffer stock is increased. Average inventory of a firm with a given annual demand. तो एक फर्म की जो एवरेज इन्वेंट्री होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर, ठीक है ना। एवरेज इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म विद अ गिवन एनुअल डिमांड, यानी गिवन एनुअल डिमांड के साथ जो उस फर्म की एवरेज इन्वेंट्री होगी वो डिक्रीज करेगी विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर। क्योंकि जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स उस ईयर में प्लेस किए जाएंगे, डिमांड तो वही सेम है, वो गिवन, ठीक है, वो फिक्स्ड है या गिवन है, तो जितने अब ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे उसका मतलब है जो स्टॉक आएगा, जो क्वांटिटी होगी पर ऑर्डर वो आपकी कम होगी, जिसका कैरिंग कॉस्ट वगैरह भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, वो लेस आएगा, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो उसकी वजह से उस फर्म की जो एवरेज इन्वेंट्री होगी वो डिक्रीज करेगी विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर। अच्छा, अनदर क्वेश्चन है कि एफ सेट ऑफ 5 जॉब्स इज टू बी प्रपोज्ड ऑन अ सिंगल मशीन, द प्रोसेसिंग टाइम इन डेज इज गिवन इन द टेबल बिलो, द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज ₹K पर डे। तो यहाँ पे हमारे पास जॉब्स गिवन है, जैसे कि PQRSNT, इनका प्रोसेसिंग टाइम भी हमारे पास गिवन है इन जॉब्स का, ठीक है ना, यानी ये किस टाइम के हिसाब से प्रोसेस करते हैं, चलते हैं। तो शेड्यूल दैट मिनिमाइजेज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज, अब हमने वो शेड्यूल बताना है जिससे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज होगा। अब यहाँ पे इसने होल्डिंग कॉस्ट दे के रखा है ₹K पर डे, मतलब हर जॉब के लिए जो होल्डिंग कॉस्ट है ना वो आपका सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ₹K पर डे है तो वो सबके लिए सेम है, उससे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने जो प्रायोरिटाइज यहाँ पे करना है या जो शेड्यूल हमने यहाँ पे बनाना है वो होगा शुरू विद द इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है ना, यानी जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है वो पहले आएगा, उसके बाद वाला जिसका उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा, और लास्ट में जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम शेड्यूल बनाएंगे और इस शेड्यूल के हिसाब से क्या होता है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम किसका है, तो ये टी का है, ठीक है, तो टी हमारा पहले आ जाएगा, इसके बाद एस आना चाहिए, उसके बाद क्यू, ठीक है। अब एस और क्यू इन दोनों का प्रोसेसिंग टाइम सेम है, तो चाहे अब एस को पहले ले लो, क्यू को ले लो, क्यू को ले लो, तो ये आपकी, ठीक है, ये एक ही बात हो गई। उसके बाद आपका आर आएगा एंड उसके बाद पी, ठीक है, तो TSQRP, ठीक है, ऑप्शन ए दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है एंड ठीक है ना, तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ पे, ठीक है, हमारी कंक्लूड हो गई, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसके साथ एसोसिएटेड है, तो दैट इज़ द
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इज द शेप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व इन एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है ना, जो कि हमने अभी देखा था टोटल कॉस्ट कर्व, उसकी शेप को बेस्ट ठीक है क्या डिस्क्राइब करेगा यहाँ पे? यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड, लीनियर, हॉरिजॉन्टल। हमें पता है कि वो यू शेप्ड होता है, ठीक है ना। जब हमने टोटल कॉस्ट करो इस तरह से देखा था, ये इस तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट था, ये आपका कैरिंग कॉस्ट था, और टोटल कॉस्ट यू शेप्ड बन के निकलता था, ठीक है ना। सो दैट्स इट, ये हो गया आपका यू शेप्ड। तो हमने इसके मेरे ख्याल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे आपके साथ सामने डिस्कस किए, और इसके अलावा जो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे इसके रिलेटेड, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। इसके अलावा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आ सकता अब। हालांकि रेयर है, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो यहीं से कोई ना कोई पॉइंट जो है वो आएगा, ठीक है। तो अगर हमने इस तरीके से ठीक है इन्वेंट्री कंट्रोल को पढ़ा है बेसिक, और इस तरीके से क्वेश्चन भी किए हैं, तो इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो हमसे हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। तो होप कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू।